वेलकम टू मनी टाइम। मैं हूं मीनू शर्मा, आपके लिए लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भारतीय रिजर्व बैंक अक्सर सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचने की सलाह देता है, लेकिन इस बार फर्जीवाड़े का शिकार खुद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हो गए हैं। सोशल मीडिया पर रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में केंद्रीय बैंक की तरफ से कुछ चुनिंदा निवेश योजनाएं शुरू किए जाने या उनका समर्थन करने का दावा किया गया है। अब आरबीआई ने जनता को सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे गवर्नर शक्तिकांत दास के डीप फेक वीडियो के प्रति आगाह किया है। वीडियो में तकनीकी उपकरणों के इस्तेमाल के माध्यम से लोगों को ऐसी योजनाओं में अपना पैसा निवेश करने की सलाह देने की कोशिश की गई है। केंद्रीय बैंक ने जनता को सोशल मीडिया पर प्रसारित ऐसे डीप फेक वीडियो को लेकर सतर्क रहने के लिए सलाह दी है। यात्री विमानन एवं सैन्य उपकरण बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। करीब 2 महीने तक जारी रही हड़ताल के बीच कंपनी छंटनी की रफ्तार बढ़ा रही है। वॉशिंगटन के रोजगार सुरक्षा विभाग को भेजे गए नोटिस में बोइंग ने बताया कि उसने राज्य में अभी तक 2199 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। इस कटौती के साथ ही कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों की संख्या 17,000 हो गई है। एरोस्पेस क्षेत्र की इस दिग्गज कंपनी ने इसी साल अक्टूबर में घोषणा की थी कि वो आने वाले महीने में अपने वर्कफोर्स में करीब 10% की कटौती करने की योजना बना रही है। छंटनी नोटिस जारी होने से पहले वॉशिंगटन में बोइंग के 66,000 कर्मचारी थे। बता दें कि हड़ताल का बोइंग की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ा है। हालांकि कंपनी का कहना है कि छंटनी की वजह हड़ताल नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति है। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए की गाड़ी फिर अटकती हुई दिखाई दे रही है। अंतिम छोर पर पहुंच चुका एफटीए अब एक बार फिर शून्य से शुरुआत करेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने कहा कि नए साल में भारत के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू की जाएगी। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 की बैठक के मौके पर स्टारमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक के बाद स्टारमर ने ये घोषणा की। स्टारमर और मोदी की बैठक के बाद ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि उनका देश भारत के साथ एक नई रणनीति साझेदारी की कोशिश करेगा, जिसमें व्यापार समझौते के साथ साथ सुरक्षा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना शामिल है। बता दें कि भारत और ब्रिटेन जनवरी 2022 से एफटीए पर बातचीत कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में दोनों देशों में आम चुनावों के दौरान बातचीत रुक गई थी। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो जून तक 12 महीने में द्विपक्षीय व्यापार संबंध 42 अरब पाउंड था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई द्वारा लगाए गए 213 करोड़ रुपए के जुर्माने के खिलाफ मेटा अपील दाखिल करेगा। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने कहा है कि वह सीसीआई के जुर्माना लगाने के फैसले से सहमत नहीं है और कंपनी इसके खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है। बता दें कि सीसीआई ने यह जुर्माना 2021 में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट के संबंध में अनफेयर प्रैक्टिसेस को अपनाने के लिए लगाया था। सीसीआई ने बताया कि मेटा ने जिस प्रकार प्राइवेसी पॉलिसी को लागू किया है और यूजर्स का डाटा कलेक्ट करके मेटा की दूसरी कंपनियों के साथ साझा किया है, इसी के आधार पर जुर्माना लगाया गया है। सीसीआई ने अपने आदेश में व्हाट्सएप को 5 साल तक विज्ञापन से संबंधित डेटा मेटा की अन्य वेबसाइट के साथ शेयर करने से रोक दिया है। भारत सरकार ने 4 सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है। इसके तहत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक की हिस्सेदारी बिकेगी। ये योजना बाजार नियामक सेबी के उस नियम को पूरा करने के लिए बनाई गई है जिसके तहत सभी लिस्टेड कंपनियों को न्यूनतम 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग को हर वक्त बनाए रखने की जरूरत होती है। सेबी के इस नियम से सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों को कुछ वक्त के लिए छूट मिली है। ये छूट अगस्त 2026 तक है। मतलब अगस्त 2026 तक सभी सरकारी कंपनियों को सेबी के 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म को पूरा करना अनिवार्य होगा। इन चारों बैंकों में हिस्सेदारी बेचने के लिए वित्त मंत्रालय जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी हासिल करने के लिए अगले कुछ महीने में इसका प्रस्ताव पेश करेगा। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को पेट्रोल वाहनों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए बैटरी और चार्जिंग सेवाओं पर जीएसटी घटाने की मांग उठी है।
उद्योगों के संगठन फिक्की ने सरकार से जीएसटी घटाने की मांग की है। फिक्की की इलेक्ट्रिक वाहन समिति की चेयरपर्सन सुल्पजा फिरोदिया मोटवानी ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ई ड्राइव फंड को बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। फिलहाल चार्जिंग सेवाओं पर 18% की दर से जीएसटी लगता है। उद्योग की मांग है कि इसे घटाकर 5% किया जाए। इससे ईवी खरीदने वाले ग्राहकों के लिए वाहन चलाना सस्ता हो जाएगा। वहीं उद्योग ने बैटरी पर भी जीएसटी दर को घटाकर 5% करने की मांग की है। संगठन के मुताबिक ईवी पर 5% जीएसटी लगता है, जबकि बैटरी पर 18% जीएसटी है। बीते 7 दिनों से लुढ़क रहे भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को तेजी दिखाई दी। एचडीएफसी बैंक, टेक महिंद्रा और M&M जैसे बड़े शेयरों में खरीदारी के चलते बीएसई सेंसेक्स करीब 240 अंक चढ़कर 77,578 अंक पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी करीब 65 अंक चढ़कर 23,518 अंक पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में एक समय सेंसेक्स 1,112 अंक बढ़कर 78,451 अंक पर पहुंच गया था, लेकिन कारोबार के अंत में रिलायंस इंडस्ट्रीज में आई गिरावट ने बाजार की तेजी को सीमित कर दिया। सेंसेक्स के शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, टाइटन, टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड और इन्फोसिस ने तेजी रही। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय स्टेट बैंक, बजाज फिनसर्व, मारुति, टाटा स्टील और भारतीय एयरटेल के शेयरों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक एफआईआई ने सोमवार को 1,403.40 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। इसके मुकाबले घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बाजार में 2,330 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के कारण प्रमुख शेयर बाजार बीएसई और एनएसई 20 नवंबर को बंद रहेंगे। सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी ग्रीन एनर्जी ने बाजार नियामक सेबी के पास आईपीओ से जुड़े शुरुआती दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं। कंपनी की आईपीओ से 1,150 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कंपनी द्वारा दाखिल की गई डीआरएचपी के अनुसार हरियाणा स्थित कंपनी के प्रस्तावित आईपीओ में 850 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा प्रमोटर्स 300 करोड़ रुपए के ओएफएस लाएंगे। इस कंपनी में प्रमोटर्स के पास 90% से ज्यादा हिस्सेदारी है। कंपनी के मुताबिक आईपीओ से मिली राशि का इस्तेमाल ओडिशा में 4 गीगावाट सौर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के साथ मौजूदा कर्ज चुकाने और कंपनी से जुड़े कामकाज के लिए किया जाएगा। कंपनी पर कुल कर्ज जो है वो जून 2024 तक 256 करोड़ रुपए था। अगली खबर भी आईपीओ मार्केट से है। केदारा कैपिटल के स्वामित्व वाली विशाल मेगामार्ट आईपीओ लाने जा रही है। कंपनी का आईपीओ अगले महीने दिसंबर में आ सकता है। इस आईपीओ का आकार 8,000 करोड़ रुपए के आसपास होगा। ये 2024 का सबसे बड़ा निजी इक्विटी समर्थित आईपीओ होगा। इसके साथ ही ये भारतीय बाजार में आने वाला चौथा सबसे बड़ा आईपीओ होगा। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में 7,586 करोड़ रुपए के राजस्व के मुकाबले इस साल 8,911 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया है। शुरुआत में से नवंबर के अंत में लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन बाजार में हालिया सुधार के कारण इसे अगले महीने के मध्य तक टाल दिया गया। कंपनी के पास कुल 626 स्टोर हैं, जहां अपैरल, मर्चेंडाइज और एफएमसीजी प्रोडक्ट की बिक्री की जाती है। केंद्र ने कार्गो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स पर सब्सिडी को एक बार फिर बहाल कर दिया है। बता दें कि पीएम ई ड्राइव लक्ष्य हासिल होने के बाद से 3 व्हीलर्स को दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी गई थी। सरकार के सूत्रों के अनुसार देश में पात्र ई3 व्हीलर की जो बिक्री है उसके लिए सब्सिडी अब 2,500 रुपए प्रति किलोवाट की दर से मिलेगी। इसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपए प्रति यूनिट होगी। ये स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा वितरित मूल्य सब्सिडी का आधा है। चालू वित्त वर्ष के लिए श्रेणी के तहत पीएम ई ड्राइव लक्ष्यों को फरवरी 2025 तक हासिल किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के लिए भी कम सब्सिडी की पेशकश की जाएगी। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।